हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए हमने पात्रता परीक्षा के बाद से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें सबसे पहले हमने बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है, किसकी? बायोलॉजी की। और इसकी लगभग आपकी 25 से 30 क्लासें आपको दी हुई थी, जिसमें हमारा जो साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो सिलेबस में दिया होता है सजीव जगत, सजीव जगत में आपको कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो है जीवों की वर्गीकरण प्रणाली जो होती है, 5 जगत प्रणाली, 5 जगत कौन कौन से होते हैं और जो अदर चीज़ें होती हैं सारी आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, तो इन 25 से 30 क्लासों में आपको केवल हमने कोशिका, ऊतक और 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ाई हुई थी। तो ये टॉपिक बोलने में तो सरल लगते हैं कि कोशिका, लेकिन ये बहुत बड़े चैप्टर होते हैं और इनको डीप में समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ सकते हैं। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आपको बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ समय से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो इसके पहले कि हम आपकी जो है आगे की क्लासेस स्टार्ट करवाएं साइंस की ही, तो जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, मतलब कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या कहलाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो विभाजन्स होते हैं, सेल डिवीजन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं मैराथन के माध्यम से। मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें यहाँ हम कवर करेंगे, क्योंकि ये सारी क्लासें आपने देखी होंगी, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ जा करके ज़रूर देख लें एक बार। ये तो रिवीजन के लिए क्लास रहेगी आपने कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्लासेस मतलब आपके आगे का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए हमने सबसे पहले बायोलॉजी यहाँ स्टार्ट करी थी। तो उसकी क्लास 1 में हमने पढ़ा था आपका सजीव जगत पढ़ना होता है आपको, तो उसमें कोशिका के बारे में थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी। आप पिछले लेक्चर्स सारे देख लें, वहाँ आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये रिवीजन के लिए क्लास है, और जिसने वो क्लासें नहीं देखी तो वो भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आई होप, आशा करेंगे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और जिसने नहीं पढ़ा है उसको समझ भी आएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोशिका यानी सेल क्या कहलाती है, कोशिका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर तो हमने बहुत बार पढ़ा है। हम पिछली क्लासों से मतलब जब 10th में थे तभी से और पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने NCERT जरूर पढ़ी होगी। और ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोई एक बुक का कंटेंट नहीं है, कई बुकों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी NCERT की बुक्स का चीज़ें उठाई हुई हैं, अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं सभी का मिला जुला रूप यहाँ आप देखेंगे। तो हर एक चीज़, हर एक फैक्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आप देखते चलिएगा। तो सबसे पहले कोशिका क्या होती है, तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका जो होती है वो जीवन की इकाई कहलाती है। कोई भी चीज़ जीवित है, उसके जीवित होने का कारण ही क्या होती है, कोशिका होती है। अर्थात जिन भी जीवों में कोशिका होगी वो क्या होंगे, सजीव होंगे। तो देख लीजिए जीवन की इकाई, पृथ्वी पर जीव और निर्जीव। अब आप कहेंगे थ्योरी टाइप की आप पढ़ देते हैं और ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, तो ये बात आपकी अलग है, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने का यहाँ पर अंतर हो जाएगा। तो आप देखेंगे पृथ्वी पर जीव और निर्जीव दोनों आप देखते हैं, कुछ जीवित प्राणी हैं और कुछ निर्जीव भी हैं। ठीक है, और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या है जो जीव जो हैं वो जीव कहला रहे हैं और निर्जीव जीव नहीं कहलाते हैं। इसका कारण जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, जीवन की आधारभूत कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति है। इसका मतलब ये है कि जिनमें कोशिका उपस्थित होंगी वो तो आपके जीव कहलाएंगे, और जिनमें कोशिका अनुपस्थित होगी वो क्या कहलाएंगे, निर्जीव कहलाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बिल्कुल कुछ जो 10% क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से भी बन सकते हैं। ठीक, अब देखिए सभी जीवधारी क्या है, जो भी जीवित हैं, जिनके अंदर कोशिका है वो किसके बने हैं, कोशिकाओं के बने हैं, सेल्स के बने हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिकीय, मतलब आप अभी आगे चल करके पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय क्या कहलाते हैं। तो जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाएगी। एक कोशिका का मतलब है कि जिनके संपूर्ण जीवन का जो विकास है, संपूर्ण उसकी जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो एक कोशिका पर ही डिपेंड रहेंगी। एक कोशिका के माध्यम से ही उसका पूरा जीवन चलता है, वो एक कोशिकीय कहलाएंगे। ठीक है, जबकि हमारे जैसे जो दूसरे जीव हैं जिनमें कई कोशिकाएं होती
होती हैं वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकाओं का मतलब होता है कि एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और हर कोशिका का अपना अपना कार्य होता है। और फिर जब ये सारी कोशिकाएं मिलजुल करके एक तंत्र का निर्माण कर देती हैं तो फिर वही आपके ऊतक कहलाने लगते हैं। तो आगे चलकर हम टिश्यूज यानी ऊतक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कोशिका क्या होती है, जीव जीव क्यों कहलाते हैं और निर्जीव क्यों होते हैं। जिनमें कोशिका उपस्थित है वो जीव हैं, जिनमें कोशिका अनुपस्थित है वो निर्जीव हैं। अब जो जीवधारी हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं जिनमें जीवन है, ठीक है। तो अब कुछ तो ऐसे होंगे जो एक कोशिका के बने हैं वो एक कोशिकीय हो गए, और जो अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं मतलब दो या दो से अधिक कोशिकाओं के वो बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखिए कोशिका क्या है। कोशिका के अध्ययन को, हर एक चीज़ का आपको अध्ययन याद रखना है, और हमने एक लेक्चर भी आपको दिया हुआ था कि किस चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो भी कभी कभी हम अपलोड कर दिया करेंगे वीडियोस, ताकि आपके जो बेसिक फैक्ट होते हैं वो भी आपको आपके नॉलेज में रहें, और यदि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनका आंसर दे पाएँ, ठीक है। क्योंकि पता तो सभी को होता है, लेकिन जब वहाँ एक जैसे 4 ऑप्शंस दिखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे हर एक चीज़ का अध्ययन। जैसे हम कोशिका पढ़ रहे हैं अभी, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। अभी आगे चल के ऊतक पढ़ेंगे तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। तो हर एक चीज़ का अपना अध्ययन होता। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये चीज़ें, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी, मतलब ये कहें कि जो जीव है, कोई जीव जीवित क्यों है, तो उसकी जो सबसे छोटी, जैसे एक बीज का निर्माण जो होता है तो एक सीड से होता है, ठीक है, छोटे से प्रांकुर से विकसित होकर के एक पेड़ का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से कोई जीव जीवित है तो उसकी सबसे छोटी जो जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाएगी, जीवन की संरचनात्मक इकाई मानी जाएगी, वो कहलाएगी आपकी कोशिका। और यह एक विशिष्ट पारगम्य कला। अभी आगे चल के कोशिकांग पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स क्या कहलाते हैं। तो विशिष्ट पारगम्य कला, यदि ये नाम आपने नहीं सुना है तो आपने एक कोशिका झिल्ली जरूर सुना होगा, ठीक है। मतलब कोशिका के लिए एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका, कोई भी कोशिका हो उसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना हुआ सा होता है, वो कोशिका कला कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। तो जो प्रत्येक कोशिका होती है वो एक विशिष्ट पारगम्य कला के माध्यम से घिरी रहती है, और इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है, मतलब स्वयं विकसित होती रहती है, ठीक। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, उसी को कोशिका कहते हैं। तो अब आपको कोई लिखना तो है नहीं, ठीक है, आपकी कोई लिखित परीक्षा तो होनी नहीं है कि आप बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से ही याद रखें। आपको बस ये समझना है कि कोशिका क्या है। कोशिका अपने आप में जैसा आप समझ सकते हैं वैसा समझिए, कोई रटने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप सुनते हुए भी चलेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो कोशिका क्या कहलाती है आप समझ गए। कौन से जीव जीवित हैं, जिनमें कोशिका है वो जीव हैं, जिनमें कोशिका नहीं है वो निर्जीव हैं। जो एक कोशिका के बने हैं वो एक कोशिकीय कहलाते हैं, जो अनेक कोशिकाओं के बने हैं वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में कहें तो कोशिका विज्ञान कहेंगे। फिर जो जीवन की आधारभूत इकाई कहें, जीवन की संरचनात्मक इकाई कहें, स्ट्रक्चरल यूनिट कहें, जीवन की कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट कहें, वो क्या होती है आपकी सेल होती है, कोशिका होती है। और जो कोशिका होती है एक विशिष्ट पारगम्य कला जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके माध्यम से घिरी हुई होती है। इनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। तो ये आप समझ गए कि कोशिका क्या होती, सेल क्या कहलाती है, ठीक है। अब कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, अब कोशिका विज्ञान अर्थात कोशिका की जितनी भी गतिविधियां होती होंगी सबका अध्ययन ही इसके अंदर किया जाएगा। कोशिकाओं का टूटना, कोशिकाओं का बनना, कोशिकाओं का विकास कैसे हो रहा है, नई कोशिकाओं का कैसे जन्म हो रहा, पुरानी कोशिकाएं कैसे टूट रही, हर एक चीज़ का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने कह दिया जीव विज्ञान, तो इसमें संपूर्ण जीवधारियों का अध्ययन किया जाएगा, उनका विकास क्रम, उनकी मृत्यु कैसे हुई, घटनाएं जो भी घटित होती हैं जीवन में, उन सब का एक शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी उनका मतलब उनकी बाह्य स्ट्रक्चर हो या बाह्य आंतरिक स्ट्रक्चर हो, सबका अध्ययन इसमें किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते ये तो हुई कोशिका क्या कहलाती है। अब कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, हर एक चीज़ की खोज हुई है और किसी ना किसी विद्वान के द्वारा ही हुई है। तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, फैक्ट के रूप में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, या कोशिका की खोज इन्होंने की है, बताइए इनका सन कब, मतलब किस सन में की। इसके बाद जो अन्य कोशिकांग रहेंगे उनकी खोज भी पूछ लेगा। जैसे कोशिका में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे
विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गई, इनकी खोज पूछ लेते हैं। तो ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले तो सन याद रखिए आप, 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में दे दिया कोशिका की खोज किसने की, ऑप्शन फर्स्ट बना दिया रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सेकेंड बना देंगे रॉबर्ट ब्राउन, अगला ऑप्शन बना देंगे तीसरा रॉबर्ट गेने, करके कुछ भी दे दें। तो याद रखेंगे जो हुक है, हुक ने की थी कोशिका की खोज। अभी आप देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, तो थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कहाँ के थे, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने कोशिका की खोज की। और कैसे खोज की थी, तो इन्होंने स्वयं के द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के झत्ते जैसी कोठरियां देखी। तो एक बार किसी परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह की कोठरियों में, तो वहाँ ऑप्शन दिए थे मधुमक्खी के झत्ते जैसी और अन्य ऑप्शन थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इन कोठरियों को उन्होंने क्या नाम दिया, कोसा, ये भी पूछ सकते हैं, कोसा नाम दिया था। कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, आ लिटिल रूम, ठीक है। तो किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। ये कहाँ के थे, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। आपकी सेटिंग में एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप जो है स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट हुक का अध्ययन जो है, इन्होंने जो कोशिका पर अध्ययन किया उसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी बीच बीच में निकल करके आती हैं, तो इन्हें आप हाईलाइट जरूर करें यदि आप नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पूछ लेंगे माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है, इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है, या रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का अध्ययन किया उसका जो वर्णन है वो किस बुक में इन्होंने प्रकाशित किया है, तो माइक्रोग्राफिया, ठीक है। फिर आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका। देखो अब यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि कोशिका की खोज किसने की, तब तो आपको रॉबर्ट हुक लगाना है। और यदि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि जो जीवित कोशिका है सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो कि आपके जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने 1674 में खोज की थी, ठीक है। लेकिन जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मृत थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे आप। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका के अंदर का संगठन, मतलब जीवित कोशिका के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। फिर देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल क्या कहलाता है। यहाँ कोई भी फैक्ट छूटा नहीं है, आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो 100% आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप जब एग्जाम्स देंगे। 19वीं सदी का जो अंतिम चौथाई काल है वो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। क्लासिकल काल मतलब यहाँ आपको बता दें, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण खोजें हुई थी, इसी कारण से एक क्लासिकल काल बन गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहलाता है, ऑप्शन देगा 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल या फिर 18वीं सदी का अंतिम चौथाई काल। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल आपका कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में, इस पीरियड्स में सबसे ज़्यादा कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में खोजें हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, किस चीज़ की होती सबसे छोटी कोशिका। तो ये 3 फैक्ट आप याद रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो जीवाणु जो माइकोप्लाज्म होता है इसका पूरा नाम होता है गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। इसकी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। तो ये तो हुए जीवाणु विषाणु की बात हुई, ठीक है। यदि मनुष्य में पूछते हैं तो ये भी अभी हम आगे चल के एक चैप्टर के रूप में आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए, ठीक है। अब देखते हैं कोशिका, जैसे हमारा जो भवन है, जो मकान है, उसका निर्माण कैसे होता है, छोटे छोटे से तत्वों से मिलकर के होता है। जैसे ईंटें हैं, ईंट के बाद रेत हो गई और अदर चीज़ें, उसी तरीके से। तो जैसे यहाँ लिखा है, ये आपकी बुक्स में दिया गया है NCERT की, ठीक है। आप देखिएगा, भवन के लिए ईंट एवं सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे कहें भवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, तो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर भवन का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर का निर्माण होता है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उसकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग हो सकते हैं। उसी प्रकार सजीव जगत के एक जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं से ही बने हैं।
कोई जैसे हाथी को ले लें तो इतना बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई अलग से कोशिका आई होगी, ठीक है। तो भले ही जीवों की जो आकृति है वो भिन्न है, लेकिन सबके सब जीव जितने भी जीवित हैं वो किससे बने हैं? कोशिकाओं से। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिका की संरचना अधिक जटिल होती, क्योंकि ईंट क्या है? निर्जीव है, जबकि जीवित सजीव हैं जो मनुष्य हैं या अन्य जो जीवित प्राणी हैं वो किससे बने हैं? कोशिकाओं से। तो कोशिका जो है सजीव होती है, तो इसकी जो संरचना होती, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा जटिल होता है, हार्ड होता है। अब देखिए सजीव की कोशिका की संख्या, आकृति और साइज। पिछली बार जब हमने क्लास यहाँ पर डाली थी तो हो सकता वहाँ ये ना बताया हो आपको, क्योंकि ये कमेंट्स आया था, वहाँ पूछा गया था कि आप इसकी आकृति, संख्या, साइज भी बताइए। तो देखिए कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति और साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज और कोशिकाओं की संख्या में भिन्नता होती है, लेकिन जितने भी जीव हैं वो बने कोशिकाओं के ही होते हैं। अब कोशिकाओं की संख्या देखिए, मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, कितनी कोशिकाएं हैं जो आकृति और साइज में भिन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य में कोशिकाएं हैं तो वो बराबर आकृति या साइज की होंगी, ये बात नहीं होती, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही गलत रहेगा, क्योंकि जो कोशिकाएं उनकी आकृति भी अलग हो सकती, साइज भी अलग हो सकता एक ही मनुष्य के अंदर। तो कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अब जो कोशिकाएं होती हैं उनके भी समूह होते हैं, बटे हुए होते हैं, ठीक है, तो उनके भी अपने अपने कार्य होते हैं, और यही कोशिकाओं के समूह आगे चलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहेंगे शरीर, तो आप शरीर तो कह दिया आसान है, अंग कह दिया आसान है, लेकिन आपको बता दें कि ये बनता कैसे है। तो कोशिका, सबसे पहले कोशिका से मिलकर बने जो समूह होते हैं, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से आपके अंग बनते हैं, फिर जाकर के कहीं आपके अंग तंत्र अर्थात शरीर का निर्माण होता है। तो एक लंबी प्रोसेस होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है इनका क्रम बताइए, कैसे मानव शरीर का निर्माण होता है या किसी भी जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वो बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं, हमने आपको अभी बताया था। और जो एक कोशिका से बने वो यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। छोटे जीवों में कोशिका की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जो छोटे जीव हैं उनमें संख्या कम है कोशिका की तो उनके जो कार्य हैं वो रुक जाएंगे, नहीं, किसी भी प्रकार से कार्य में बदलाव नहीं होगा। उनमें कम कोशिकाएं हैं तो उतनी ही कोशिकाएं उनके संपूर्ण जीवन को सुचारू रूप से चलाती रहेंगी। अरबों कोशिका वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे जीव हैं तो उनमें अलग से कोशिका होगी जिनका मतलब जो जीवों को जीवन प्रारंभ करेगी और बड़े जीवों में अलग होगी, नहीं, एक छोटी ही कोशिका से सभी जीवों का जो है जीवन का प्रारंभ होता है। जो एक निषेचित अंडा है, निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। अभी आप जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री, वहाँ आपको समझ में आएगा कि जो कोशिका होती हैं उनमें भी एक निषेचित अंडा होता है, गुणन करता है और कोशिकाओं की धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहेंगे, अभी बताया था। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक कार्य करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका है तो अन्य कार्य रुकेंगे, नहीं, जो बहुकोशिकीय जीव कार्य कर सकते हैं वही आपके एक कोशिकीय जीव भी कर सकते हैं, बजाय किसके कि इनका जो आकार है वो छोटा रहता है इनकी बजाय, ठीक है। अब देखिए कोशिका से संबंधित प्रमुख खोजें, ये इंपॉर्टेंट खोजें हैं, जितने भी कोशिकांग होते जैसे केंद्रक की खोज किसने की, तो एक जगह आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोशिका के अंदर केंद्रक होता, केंद्रिका होती, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनकी खोज आप याद रखेंगे। और यदि आप भूलते हैं तो डेली रिवाइज करिएगा, यदि आप नोट्स बनाए हैं तो फिर आप वहाँ अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की हम पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। जीवित कोशिका की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। केंद्रिका की खोज फोंटाना, इनका पूरा नाम होता है फेलिक फोंटाना करके, ठीक है, फेलिक फोंटाना। क्लोरोप्लास्ट की खोज स्चैम्पर ने, क्रोमोसोम की हाफमैस्टर ने, तारक काय की बॉबेरी ने। तो ये अभी हम आगे चलकर एक एक करके कि तारक काय क्या होता, गाल्जी बॉडी क्या होता, क्रोमोसोम क्या होता, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। अभी ये खोज याद रखिए आप। गाल्जी काय की जॉर्ज गाल्जी, कैमिलो गोल्जी भी कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया की सी वेंडर, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि किसने इसे माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है, अल्टमान ने इसे क्या कहा था, ये चीज़ें हम जब माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे।
राइबोसोम की खोज पैलेड ने की, लाइसोसोम की सीडी डुवे ने, क्रोमेटिन की फेलमिंग ने खोज की थी, जीवद्रव्य की दुरजार्डिन ने, अंतः प्रद्रव्य जालिका पोर्टर ने, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते, स्पीरोसोम की खोज की थी पर्नर ने। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, जैसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो सन भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इस सन याद रखिए, क्रम से ही लिए हैं, सबसे पहले 1665 से स्टार्ट है, 1700, 1800 ऐसे करके, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में। फेलिक्स फोंटाना ने केंद्रक के भीतर जो संघनित भाग होता है वो केंद्रिका कहलाता है, तो फेलिक्स फोंटाना ने केंद्रिका की खोज कब की थी? 1774 में। क्रम से ही आप याद रखिए तो आसानी से याद रहेंगी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, कब की थी? सन 1831 में। दुरजार्डिन ने 1835 में जीवद्रव्य की खोज की, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और पुरकुंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। इसे ही प्रोटोप्लाज्म मत भी कहते हैं। तो पूछ लेता है प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया, ठीक है, तो याद रखिए पुरकुंजे ने। अब देखेंगे, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी यदि हार्ड करके पूछेंगे तो पूछ लेंगे कि क्रम बताइए कि कब किसकी खोज हुई, या पहले से घटते क्रम में बताइए कि पहले किसकी खोज हुई कोशिका के अंदर, फिर किसकी हुई। तो यहाँ सन जरूरी है याद रखना, ठीक है। 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान करके आए, जिन्होंने आपने कोशिका जो है कोशिका का जो विभाजन है वो पढ़ा होगा, सेल डिवीजन, स्लाइडेन स्वान ने दिया था। तो याद रखिए 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना है, तो इन्होंने पादप कोशिका विभाजन के बारे में बताया। फिर 1839 में कौन आए? जंतु वैज्ञान शास्त्री स्वान आए। इन्होंने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। तो दोनों ने मिलकर 1838-39 में कोशिका विभाजन बताया था, सेल डिवीजन दिया, ठीक है। फिर 1855 में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो पहले से मौजूद जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से इनका निर्माण होता है, वो टूट जाती हैं पुरानी कोशिकाएं और नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ये किसने कहा? बिरचो ने। कब कहा? सन 1855 में। फिर 1861 में मैक्स सुलजाए, इन्होंने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक, और इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहा इन्होंने। 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसमें भाग लेते हैं केंद्रक। 1898 में कीमेलो गाल्जी ने गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी की खोज की। 1880 में फेलमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में भी बताया। 1883 में स्टिम्पन ने पर्णहरित, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसका नामकरण किया। गुणसूत्र का नामकरण W. वाल्डेयर ने 1888 में किया। 1888 में ही T. बॉबेरी ने तारककाय का नामकरण किया, सेंट्रोसोम का नामकरण किया। 1890 में रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, देखिए यहाँ, और इसे बायोब्लास्ट नाम भी दिया था। बेंडा ने 1897-98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। 1955 में G.E. पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। 1958 में D. डवे ने लाइसोसोम की खोज की। तो ये तो हो गया आपका कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की खोज कब और किसने की थी, और थोड़ा सा बेसिक जानकारी। अब देखिए कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या कहलाती है, जो स्लाइडेन स्वान ने दी। तो एक बात यहाँ याद रखने की है कि स्लाइडेन जो है इन्होंने बताया कि संपूर्ण पादपों का शरीर कोशिकाओं से बना है, छोटी छोटी, जबकि स्वान ने जंतुओं के शरीर के बारे में बताया, ठीक है। दोनों ने मिलकर ही कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। तो 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री, जो कहाँ के थे? स्लाइडेन जर्मन के थे 1838 में, और 39 में जर्मन के ही जंतु शास्त्री थियोडोर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का पता लगाया या प्रतिपादन किया। अब कोशिका सिद्धांत में क्या बातें कही गई ये देखिए थोड़ा सा। प्रत्येक जीव का शरीर, आप बुक उठाएंगे तो वहाँ बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा, पर समझने की बात है कि आप कम शब्दों के माध्यम से कैसे आसानी से चीज़ें याद रख पाएंगे। तो देखिए कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना है। हमने अभी देखा एक कोशिका का बना मतलब एक कोशिकीय है, अनेक कोशिकाओं का बना है मतलब बहुकोशिकीय है। तो जो भी जीवित है, ये तो कन्फर्म है कि जो भी जीवित है पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, वो किसी न किसी प्रकार की कोशिका से तो बना है। अब एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय ये बात अलग है, ठीक है। तो ये कोशिका सिद्धांत में कहा गया, क्या कहा गया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना है, बिल्कुल सही। दूसरी बात कही गई कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती, जो भी इस ब्रह्मांड में जीवित है उसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति जो होती है वो कोशिका से ही होती है, ठीक है, ये भी बात सही है। अगली बात कही गई कि
कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं होती। जो कोशिका है वो कैसी है, स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। तो एक जीव कैसे बनता है, ये भी इसमें कहा गया कोशिका सिद्धांत में कि पहले जो कोशिका है वो बनती है, फिर कोशिका के समूह बनते हैं जिनका अपना अपना कार्य होता है, जिसे ऊतक कहते हैं, फिर आपके अंग बनते हैं, फिर अंग तंत्र, और इस तरह से जाकर के एक जीव बनता है। तो ये भी सही बात है। फिर कहा गया कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है, उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो मतलब कैसे भी किसी भी जीव की कोशिका से उत्पत्ति हो रही है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई इसमें वो केंद्रक की बताई कि केंद्रक एजेंट होता है, कार्यकर्ता होता है। तो ये 4 बातें यहाँ पर मुख्य हैं कोशिका सिद्धांत में। तो यहाँ से पूरा कोशिका सिद्धांत तो कन्फर्म नहीं होगा, अब कुछ इसके अपवाद भी रहे, कुछ विद्वान आए उन्होंने नकार दिया इसको। तो इसके अपवाद क्या रहे, देखिए। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है वरन एक तथ्य है। जैसे एक विषाणु आपने देखा होगा, वायरस के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, तो विषाणु इसका अपवाद माना जाता है किसका, कोशिका सिद्धांत का, कोशिका डिवीजन का, कोशिका विभाजन का। क्यों माना गया अपवाद, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन का अपवाद होता है, ऑप्शन देगा विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक, क्या होता है, तो विषाणु। क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती एवं सर्वदा संक्रामक परजीवी के रूप में रहते। आपने देखा होगा विषाणु जो है वो किसी न किसी दूसरे जीवों में ही निवास करते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव, मतलब इस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। यदि किसी सजीव में प्रविष्ट कर जाएं तो उसी के जैसे व्यवहार दर्शाने लगते हैं, और यदि बाहर पड़े रहते हैं तो ये निर्जीव होते हैं। तो इस कारण से इसको इसका अपवाद माना गया है। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुँचते। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट जब हमने ली थी वहाँ पर कोशिका के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी हुई थी। इसके बाद हमने क्लास सेकंड स्टार्ट की थी, तो आप सेकंड क्लास में देखेंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ कोशिका का साइज जो कमेंट आया था उसका आंसर हमने यहाँ दिया था कोशिका के साइज के बारे में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कोशिका का साइज कितना होता है, कैसे कैसे जो कोशिका है, किस जीव में कितनी कोशिका पाई जाती है, ये चीज़ें। तो सजीव में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवां भाग यानी माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। ये नहीं है कि जो कोशिका है वो बड़ी है तो उसमें बड़ी ही कोशिकाएं होंगी, हो सकता है बड़े जीवों में बहुत छोटी कोशिकाएं भी देखने को मिल जाएं, क्योंकि कई कोशिकाएं शरीर के अंदर होती, खरबों कोशिकाएं होती हैं और सबकी आकृति आकार एक जैसा नहीं होता। तो सजीव में कोशिका का जो साइज है वो 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है, परंतु जो अधिकतर कोशिकाएं हैं वो अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं और नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, मतलब बहुत छोटे आकार की कोशिकाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं और इन्हें हम नग्न आँखों अर्थात साधारण आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए किसी न किसी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। अब सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, जिसका साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो जीवाणु की कोशिका है। ये आप याद रखिए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जीवाणु की। और अभी आपको बताया माइकोप्लाज्मा जीवाणु, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है, तो साइज भी ये दिया गया है 170 मिलीमीटर से लेकर के 130 माइक्रोमीटर से 130 माइक्रोमीटर होगी। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे और जंतु के साइज से नहीं होता है कि इतना बड़ा जंतु है या इतना बड़ा पेड़ है तो उसकी कोशिका भी उतनी ही बड़ी होगी, ये संबंध बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है बड़े पौधे में छोटी कोशिका भी होगी, बड़े जीव में छोटी कोशिकाएं भी होंगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों, हो सकता है हाथी में भी चूहे जितनी ही कोशिकाएं देखने को मिल जाएं। कोशिका की साइज का संबंध उसके प्रकार्य से होता है, ना कि उसके आकार आकृति से। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती हैं, संदेश के स्थानांतरण का यह कार्य करती हैं। अब कोशिका संरचना और प्रकार्य देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर। तो अंग ऊतक से बने होते हैं। अंग किससे बने होते हैं, ऊतक से। सबसे पहले ऊतक किससे बने होते हैं, एक क्वेश्चन, तो कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाते हैं। फिर ऊतक किससे बने होते हैं, अंग किससे बने होते हैं, ऊतक से बने होते हैं। और फिर संपूर्ण शरीर किससे बना होता है, तो छोटे छोटे अंगों से बना होता है।
और जिसका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे ऊतक मान के चलिए, एक प्राणी में हम ऊतक पढ़ रहे थे, तो उसमें जो श्वसन तंत्र होगा उसमें अलग अपने ऊतक समाहित होंगे जो श्वसन क्रियाएं करवा रहे हैं। इसके बाद जो आपका पाचन तंत्र होगा उसमें अलग ऊतक जुड़े हुए होंगे, तो अपना अपना कार्य बढ़ जाता है, ठीक है, संपूर्ण बॉडी में। अब देखिए, अंग ऊतक से बने होते, अंग किससे बने हैं? ऊतक से। और ऊतक किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। इस कारण से ही कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं से ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे, फिर जाकर के आपके शरीर का निर्माण होगा। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब जो कोशिका है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सबसे छोटी जो है संपूर्ण शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई वो कोशिका है। अब जो कोशिका है, कोशिका में भी विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। कोशिकांग जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, गाल्जी उपकरण हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गई, तो इसके अंदर भी जैसे आपका जो है जीवद्रव्य हो गया। तो अब ये नहीं कह सकते कि कोशिका सबसे छोटी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के और छोटे छोटे जो अंग पाए जाते हैं कोशिकांग जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनका अपना अपना अलग अलग कार्य होगा, ठीक है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। तो जो कोशिकांग होंगे उनका अपना अलग कार्य होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा संचित करके रखेगा, ठीक है। जैसे आपके जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे क्या बोलते हैं उससे, राइबोसोम, ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाएगा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो हर एक चीज़ का अपना कार्य होता है। जैसे गाल्जी उपकरण है तो ऊर्जा का संवहन करने का कार्य करता है। तो एक एक करके आगे देखेंगे, ठीक है। तो कोशिकांगों के कारण ही जो कोशिका है वो जीवित मानी जाती है। प्रत्येक कोशिकांग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब जितने भी जीव होंगे, अब जैसे एक जंतु ले लें, एक प्राणी एक पादप ले लें, तो जैसे पादप है या जंतु है तो सब में कोशिकांग तो सेम ही है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनमें कुछ कोशिकांग नहीं होंगे, कुछ जो पादप है उनमें अलग से कोशिकांग होंगे, मतलब कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। तो पादप और जंतु कोशिका में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए, अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से पूरी जो कोशिका है, वैसे तो कोशिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से जो विद्वान रहे उन्होंने संपूर्ण कोशिका को 3 भागों में बांट दिया और फिर इन्हीं के अंदर हम सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको पढ़ना है सबसे पहले कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक होता है, बाद की 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनका जो सम्मिलित रूप होगा वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक झिल्ली के अंदर ये परिबद्ध होता है, मतलब इसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। तो पूछ लेता है जीव द्रव्य क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच जो सम्मिलित रूप है वही आपका जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब एक एक करके अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर, मान के चलिए ये कोई कोशिका है, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है, या कुछ जो बाहर से अंदर पदार्थ जा रहे हैं या फिर अंदर से बाहर पदार्थ, इनका निर्धारण कौन करेगा कि इनको आना चाहिए या इनको नहीं आना चाहिए? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो कार्य करता है वो सेल मेम्ब्रेन ही करता है, कोशिका झिल्ली ही करती है। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। तो पतली होती है, मुलायम और लचीली होती है, जिसकी जैसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है, ठीक है। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब ये होता है कि जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है कोशिका के अंदर और बाहर जाने आने का, उसका निर्धारण कौन करती है? कोशिका झिल्ली, मतलब एक फिल्टर का कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए, इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण पदार्थ अंदर आ गया और फिर जितना अंदर पदार्थ है वो सब बाहर, नहीं, कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। अतः इसको चयनात्मक, मतलब चयन करके कि किसकी ज़रूरत है किसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखती है, जिसमें बीच बीच में अनेक क्षेत्र उपस्थित रहते हैं।
कोशिका झिल्ली एक क्वेश्चन बन जाता है कि बनी किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की है, तो सबको पता है। अब यहाँ थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ लेंगे कि जो कोशिका झिल्ली वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो इसमें प्रोटीन की कितनी परतें होती हैं, लिपिड की कितनी परत होती हैं, तो 2 परत प्रोटीन की रहेंगी और 1 परत बीच में क्या होती है, लिपिड की होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली याद रखिए, राइबोसोम किसके बने होते हैं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, क्वेश्चन बनते हैं तो लिपिड और प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की 2 परतें होंगी और लिपिड की बीच में 1 परत होती है, वो आपकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम में होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पदार्थों का आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में। तो पादप कोशिकाओं का यदि आकार पूछता है कि कौन बनाए रखता है, तो वो आपकी सेल वॉल हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ यदि पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में कौन मदद करता है, तो वो आपकी होती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर कि ऑप्शन में क्या दिया, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है, तो या तो क्वेश्चन में पादप कोशिका दिया होगा या डायरेक्ट कोशिका, तो फिर आप कोशिका झिल्ली लगाएंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, ये आपको बता चुके हैं, ये कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है। अब देखिए यहाँ कोशिका झिल्ली का उन्नतम नमूना, ये आपकी लूसेंट बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो उठाया है। कोशिका झिल्ली का जो उन्नत नमूना 1972 में शिगर व निकोलसन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमिन नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। तो कोई भी फैक्ट हम छोड़ना नहीं चाहते, जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हमने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये हुई कोशिका झिल्ली, आप आसानी से समझ गए होंगे। कोशिका के 3 भाग पढ़ने हैं, कोशिका झिल्ली, इसके बाद आपको पढ़ना है कोशिका झिल्ली, इसके बाद विभिन्न प्रकार के कोशिकांग देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो अब विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों में कोशिका झिल्ली हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की होती है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये अलग अलग चीज़ों की बनी होती है। जैसे पादप होते हैं तो उनमें अलग चीज़ जैसे सेलुलोज की बनी होगी, जैसे कहेंगे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये चीज़ें याद रखने की हैं, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ बनेगा कि बताइए कोशिका भित्ति या फिर कहेंगे कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनका प्रमुख कोशिकांग माना जाता है तो कोशिका भित्ति, क्योंकि ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। एक बात यहाँ पर आप याद रखिए, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में मूल अंग माना जाता है पादप का। पादप को जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है, आकृति आकार देता है, वो कोशिका भित्ति ही होती है। और उसकी बाह्य सुरक्षा जो करता है एक आवरण के रूप में, वो भी कौन करता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, किसमें, पादपों में, और पारगम में होती, मतलब जाने भी देती है आने भी देती है पदार्थों को। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता, आप देखते होंगे उसके तने के ऊपर जो छाल टाइप की संरचना होती बहुत कठोर होती है, उसका जो तना होता वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो सबसे बाहर पाई जाती है, जो आपके पूरे पादप को क्या करती है, संरचना प्रदान करती है, दृढ़ता देती है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। एक बात कैसी होती है, कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखता है, यांत्रिक सहारा देती है, किसमें, पादपों में। और यह कोशिका झिल्ली की रक्षा भी करती है, कोशिका को सूखने से बचाती है। तो कोशिका झिल्ली तो आपने अभी देखा था कि कोशिका झिल्ली क्या होती, उसकी भी जो रक्षा करती है कोशिका झिल्ली की, वो आपकी होती है क्या, कोशिका भित्ति। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच अभी आपको बताया था, वो आपका क्या कहलाता, कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसे जीव द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। अब आप कहेंगे कि जो जीव द्रव्य है किस आकार का होता है, तो आप देखेंगे संपूर्ण शरीर में एक लिक्विड टाइप का पदार्थ भरा हुआ है, जो उसी में सारे कोशिकांग आपके तैर रहे होते हैं। उसी जीव द्रव्य के कारण हर एक कोशिकांग अपने स्थान पर
स्थित रहता है। यदि ये जीव द्रव्य ना हो तो एक दूसरे से टकरा टकरा कर ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं, तो सभी को अंदर जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है वो जीव द्रव्य ही होता है और एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। अब देखिए, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अन्य संगठक और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग होंगे, सेल ऑर्गन्स होंगे, सबके सब किसमें उपस्थित होते हैं, किसमें व्यवस्थित रहते हैं, किसके अंदर रहते हैं, ये जीव द्रव्य में ही होते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, क्वेश्चन ये भी याद रखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा अर्थात खनिज, लवण और जल, जबकि कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं जो निर्जीव हैं। कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ है। इसमें अनेक संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तारक काय हो गया, सेंट्रोसोम जिसे कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, अभी आगे चल के देखेंगे। बस अभी याद रखिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी इसमें सभी कोशिकांग, लगभग सभी कोशिकांग पाए जाएंगी। सभी कोशिकांग का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें होगा, गाल्गी बॉडी भी इनमें होगी आपकी, और अन्य चीज़ें हैं वो भी इसमें होंगी। और ये सबके सब जो कोशिकांग रहेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली युक्त, मतलब इसके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। और जो प्रोकैरियोटिक होंगे इसमें अधिकतर कोशिकांग अनुपस्थित रहेंगे और इसमें जो कोशिका झिल्ली है उनके ऊपर नहीं पाई जाएगी। तो ये अंतर भी याद रखिए कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित हैं, इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। इसमें सभी कोशिकांग कोशिका झिल्ली के आवरण में घिरे होते हैं, इसमें सभी कोशिकांग कोशिका झिल्ली के आवरण में नहीं घिरे होते। तो बिल्कुल यदि आप समझ रहे हैं तो आसानी से हर एक चीज़ समझ में आएगी। बस आप जुड़िए पहले से, क्योंकि यदि आप एक भी लेक्चर मिस कर देते तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो यहीं पर आप अंतर बता सकते। यदि आपने थोड़ा बहुत पहले की क्लासें देखी हुई हैं तो हर एक चीज़ आपकी दिमाग में क्लिक हो रही होगी। ठीक है, कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होंगे, अब देखिए। सबसे पहले अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, इनका आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे और किस में ये पाया जाता है किस में नहीं। तो यहाँ केवल दो अंतर याद रखेंगे आप कि जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह आपका जंतुओं में भी पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है, तो अत्यंत सूक्ष्म होता है, शाखित होता है, झिल्लीदार होता है, मतलब ऊपर झिल्ली पाई जाएगी। अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, इसको ही अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहेंगे। और यह बना किसका होता है, मुख्य रूप से याद रखेंगे। जैसे आपकी पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, सेलुलोज की। इसी तरीके से आपका जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड प्रोटीन की बनी है, जिसमें लिपिड की एक परत बीच में होती है और प्रोटीन की दोनों परत ऊपर नीचे रहेंगी। उसी तरह से जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ये भी दो प्रकार की होगी। अब दो प्रकार ये क्यों याद रखने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके आगे चलकर राइबोसोम पढ़ेंगे तो वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो दो प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होती है स्मूथ अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एक होती है राउंड मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो चिकनी मतलब इस प्रकार की जो झिल्ली होगी, जो जालिका होगी वो चिकनी होगी, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होंगे। चिकनी होती है तो राइबोसोम नहीं होते हैं, अर्थात इसमें लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आपकी जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होगी, इस प्रकार की जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो आपके राइबोसोम हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, और ऑप्शन में दे दिया कि चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या खुरदरी। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका में होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के लिए यही राइबोसोम उत्तरदायी होते हैं।
अंतःप्रारंभीय जालिका एवं अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है चिकनी अंतःप्रारंभीय जालिका। वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। तो याद रखिए, चिकनी जो अंतःप्रारंभीय जालिका है वो किसका संश्लेषण करेगी? वसा का और कोलेस्ट्रॉल का। जबकि खुरदरी जालिका जो होगी वो प्रोटीन संश्लेषण। ये दो फैक्ट याद रखेंगे। फिर देखिए, अंतःप्रारंभीय जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य के आनुवंशिक पदार्थों के जाने का पथ बनाती है। कोशिका द्रव्य को सहारा प्रदान करती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और कोशिका झिल्ली निर्माण में भाग लेती है। तो इसके कुछ कार्य होते हैं। तो बस ये याद रखेंगे कि दो प्रकार की होती, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी में आपके राइबोसोम उपस्थित होते जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रारंभीय जालिका में आपके लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का स्त्रावण होता है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें हैं। अब देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में और पैलेड ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को खोजा था और 1958 में रावट ने इसका नामकरण किया था। तो राइबोसोम बता चुके हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहा जाता, प्रोटीन का ये संश्लेषण करते हैं और खुरदरी अंतःप्रारंभीय जालिका में उपस्थित होते हैं। दाने जैसी संरचनाएं होती हैं। कैसी? दाने, एक घना जाल सा बना लेती हैं जो राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो देखिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपर्युक्त स्थान भी देते हैं, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस कोशिकांग का प्रमुख कार्य क्या है, आप याद रखेंगे। अब देखते हैं ऐसे कण। राइबोसोम ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। अंतःप्रारंभीय जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे रहते हैं। फिर अकेले या गुच्छों में भी कुछ जो राइबोसोम है वो देखने को मिल जाते हैं, और जो गुच्छों में होते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या पॉलीसोम भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका कार्य है। अब देखते हैं गोल्जी का क्या होता है। तो जो आपकी इससे पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़नी चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर संचित होगी। ठीक है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है उसका, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जो ऊर्जा बनती है उसको बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक भेजने का कार्य जो है वो कौन करता है? गाल्जी उपकरण करता है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। तो देखिए, खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी। कब की? सन 1898 में। मुख्य कार्य ऊर्जा का परिवहन करना होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ और गुच्छों के समान प्रतीत होते हैं। तो इसकी संरचना हो गई। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, बस याद रखिए कि ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। फिर आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया था कैमिलो गाल्जी के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था इन्होंने जो कार्य किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 में। ये लाइसोसोम है, इसके बारे में एक ही फैक्ट आप याद रखेंगे, आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर या जो पादप होते हैं उनके अंदर, जो पादप होते हैं यदि उनके अंदर मान के चलिए टूट फूट हो जाती है, तो जैसे टूट फूट हो गई, ठीक है, तो इसकी मरम्मत कौन करता है? तो इसकी मरम्मत जो लाइसोसोम है, इसमें ऐसा पाचक एंजाइम होता है कि वो उसको सड़ा गला नष्ट कर देता है और नई चीज़ों का यहाँ निर्माण हो जाता है। तो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम कोशिका का एक अपशिष्ट निपटाने वाला पदार्थ है, मतलब सड़ गल जाती है कोई चीज़ यदि तो उसको निपटा देता, उड़ा देता, वो लाइसोसोम है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन और पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाती है, मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और ये जो एंजाइम है वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इस कारण से ही लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों या वाह पदार्थों का ये पाचन करता है, अतः यह अंतःकोशिकीय पदार्थों और अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर देता है, जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका कार्य यही है। विभिन्न प्रकार इसमें एक विशिष्ट प्रकार का पाचक एंजाइम, आत्महत्या की थैली इसे कहते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया।
तो इसकी खोज अल्टमान वैज्ञानिक ने 1890 में। इसे कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। ये वाला एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बना देती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। आकार आकृति इसकी परिवर्तनशील होती है, मतलब बदलती रहती है। कोशिका द्रव्य में कणों, सूत्र कणों, मतलब इस तरह से क्षणों के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। बीच बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी गुहा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली में अनेक प्रवर्धन निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा से मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका का श्वसन स्थल इसे कहा जाता है। इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, कोशिका के अंदर की कितनी होगी। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आपके वर्ग 2 पुराना क्वेश्चन है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, वहाँ पूछा गया था। कोशिका का इंजन भी इसी को कहते, क्योंकि इंजन किससे चलेगा, जब उसको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि 36 एटीपी अणु जो एक ग्लूकोज अणु के टूटने से, हाँ पिछली बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में संचित होती है, ग्लूकोज के रूप में। उनमें 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान, तो जो क्रेब्स चक्र है वो भी कहाँ चलता है, कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब आता है इसके बाद दूसरा आपका जो अंगक है वो है लवक, प्लास्टिड जिसे कहते हैं। तो यह केवल पादप कोशिका में, जंतुओं में ये नहीं होता, ये भी याद रखते चलिए। यही अंतर आपको पादप और कोशिका में देखने को मिल जाएंगे। कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार, तस्तरी नुमा होते हैं और विभिन्न आकार के जैसे ताराकार, फीतानुमा, कुंडलाकार भी हो सकते हैं। इसकी खोज की थी लवक की अर्नेस्ट हैकल ने। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आवरणी लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये रंगहीन, मतलब इसके पास रंग नहीं होता है, और ये पौधों के उन भागों में मान के चलिए जहाँ पर आपके सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे जड़ हो गई, कुछ तना होता जो भूमि के अंदर चला जाता, तो जड़ों और भूमिगत तनों में कौन सा वर्णक देखने को मिलता है, आवरणी लवक, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जबकि वर्णी लवक रंगीन होता है। कैसा, रंगीन होता है, क्रोमोप्लास्ट इसे कहते हैं। प्रायः लाल, पीले, नारंगी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप बिल्कुल आसान मतलब हल्के में मत लीजिए, यहाँ से ही क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं, जैसे ये भी आपको बता देंगे कि किस का रंग किस कारण से ऐसा होता है। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, गाजर में कैरोटीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण। तो ये अलग से एक जो 1 लाइनर फैक्ट वाले वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर ही करवा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं रसधानी यानी वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर जो जल भरा पड़ा हुआ है वो कहाँ है, वो यहीं तो है, रसधानी में। तो कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी हैं, जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस झिल्ली को रसधानियाँ छोटी और बड़ी भी हो सकती हैं। कुछ रसधानियों के अंदर ठोस और तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी और पादपों में बड़ी होंगी। पादप कोशिका की रसधानी में कोशिका रस भरा रहता है, जो निर्जीव पदार्थ होता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जंतु संतुलन का कार्य करती हैं और पादप कोशिकाओं में स्फीति और कठोरता देती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। अब आता है तारका यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज टी वेबोरी ने सन 1888 में की थी। ये केवल जंतु में होगा, पादप में ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर याद रखिए कि कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में नहीं है, कौन सा पादप कोशिकाओं में नहीं है, कौन सा है, ठीक है। यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है। यह जंतु कोशिका के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें 1 या 2 सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, और कोशिका का प्रचलन अंग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि मतलब 2 सेशन यहाँ पर हमारे होते हैं कंप्लीट। यहाँ पर जैसे
कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया और कोशिका के विभिन्न कोशिकांग क्या होते हैं। तो 3 संरचनाएं पढ़नी होती हैं कोशिका में। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, इसके बाद हमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। क्लास 3 हमने जब ली थी तो वहाँ केंद्रक के बारे में बताया था। तो केंद्रक कोशिका के अंदर ही पाया जाता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में की थी। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी रचना पाई जाती है जिसे केंद्रक। मान के चलिए ये कोई कोशिका है, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं और बीच में जो बड़ी सी रचना दिखेगी वो आपकी केंद्रक कहलाएगी। ठीक है, यदि आप डीप में समझना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर्स जरूर देख लें, यहाँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। अब जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली रहती है जिसे केंद्रक कला। तो अभी बताया कि जितने भी कोशिकांग हैं वो एक झिल्ली के अंदर घिरे हुए होते हैं जो उसे सुरक्षा देती है। अब देखिए यहाँ पर इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच, तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक में केंद्रक छिद्र देखने को मिलते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका, जो भी जीवित है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं उसमें एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा तरल पदार्थ होगा वो केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों जैसी रचना देखने को मिलती है जिन्हें क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बेसिक क्वेश्चन है और आपने बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, अब कोशिका विभाजन जब होता है तो उस समय जो एक क्रोमेटिन जालिका है, ये धागे से बनी हुई जो होती है, तो ये अलग होकर छोटी और मोटी रचना में परिवर्तित हो जाती। इसी को फिर हम गुणसूत्र कह देते हैं। फिर डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो जीन जो होते हैं जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं वो किसके माध्यम से निर्धारित होती हैं? जीन के। एक जीन एक विशेषता को निर्धारित करता है। आपने यदि सीडीपी पढ़ा होगा, वहाँ आनुवंश की एक चैप्टर होता है, तो वहाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जीन को हिंदी में पैतृक कहते हैं। ठीक है, तो एक जीन एक विशेषता को निर्धारित करता है, ना कि डीएनए। अब देखिए, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, ये याद रखिए, और जीन को आनुवंशिक इकाई। तो क्वेश्चन पूछता आनुवंशिक इकाई कहलाती है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देते डीएनए, जो कि गलत है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो सूचनाएं होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके गुणों को हस्तांतरित करता है, जबकि जीन जो है वो आनुवंशिक इकाई है, मतलब गुणों का निर्धारण करता है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक किसकी रक्षा करता है? कोशिका की। और कोशिका विभाजन में एक केंद्रक पार्टिसिपेट होता है। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली समस्त उपापचयी मेटाबॉलिज्म और जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका कंट्रोलिंग करता है, नियंत्रण करता है। यह कुछ जीवों में कोशिकीय जनन यानी जो आपके सेल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी भूमिका निभाता है, और कोशिका के विकास यानी डेवलपमेंट और परिपक्वन को निर्धारित करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय डीएनए आरएनए उत्पन्न करता है। अब केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और छोटी गोलाकार अंडाकार रचनाएं होती हैं जिन्हें केंद्रिका कहेंगे। केंद्रिका की खोज अभी बताया फेलिक फोंटाना ने की थी। तो ये केंद्रिका कहाँ होती है? केंद्रक के अंदर ही होती। कैसी होती है? छोटी गोलाकार अंडाकार होती है। और कुछ में ऐसा नहीं है कि सभी में आपकी केंद्रिका होगी, कुछ में तो एक सक्रिय छोटी भी होगी और कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिनमें नहीं होगी, जबकि सक्रिय स्त्रावी जो कोशिकाएं होंगी उनमें बड़ी केंद्रिका होती। संख्या में एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती हैं। केंद्रिका में जो संश्लेषण होता है, कोशिका विभाजन में विशेष महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। अब हम देखते हैं गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, एक तो पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गुणसूत्र का कौन सा एक भाग नहीं है, तो पेलिकल। आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर टाइप का देखा होगा ऐसा, और इसमें बीच बीच में इस तरीके से जुड़ा होता मैट्रिक्स वगैरह। ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर आप सर्च करके जरूर देखें। पेलिकल गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है जो पेलिकल कहलाता है। मैट्रिक्स पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स होता है। और क्रोमेटिड मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में तो समांतर कुंडलित धागों के समान रचनाएं जिन्हें क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अब ये यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक जो क्रोमेटिड होता है वो क्रोमेनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं कि वे एक ही दिखते हैं। क्रोमेटिड एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है।
गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा दूसरे स्थान, मतलब बीच में जो ऐसा जुड़ाव स्थान होता है सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। अब कोशिका के जो प्रकार हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ हम आपको बता दें, बस इतना ही आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में यू मतलब हम ऐसा कहते हैं यू ना, यू 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 मतलब तुम होता है, और तुम मतलब मनुष्य। ठीक है, किसी मनुष्य से ही कहेंगे कि तुम, तो ऐसा याद रखेंगे कि जो यूकैरियोटिक होती हैं उसमें समस्त प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें समस्त प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और यदि आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो पुराने लेक्चर्स ज़रूर देख लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसमें जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी, इसमें जो है क्या होता है, विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं, स्पष्ट केंद्रक का भी यहाँ अभाव होगा, और इसकी संरचना दी गई है। और प्रोकैरियोटिक में आपका जो है स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाएगा आपका, और इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित भी होंगे, और जितने भी कोशिकांग होंगे सब में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, तो ये इनमें अंतर दिया गया है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये आदिम कोशिकाएं मतलब पुरानी हैं, ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। प्रारंभिक विकसित केंद्रक नहीं होता, इसमें होता है। केंद्रक कला केंद्रिका अनुपस्थित इसमें होती है। इसमें कोशिकांग जैसे लाइसोसोम है, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सब पाए जाएंगे, इसमें नहीं होंगे। कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, इनकी मोटी होती है। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होंगे। रिक्तिका अनुपस्थित होगी, इसमें उपस्थित होगी। लैंगिक जनन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। इसमें जो कोशिका विभाजन है विखंडन और अर्धसूत्री होता है, इसमें मुकुलन द्वारा होता है, समसूत्री होता है। और श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। 70 इस प्रकार के इसमें राइबोसोम होते हैं, इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो ये 3 क्लासें हो गई। ठीक है, अब चौथी क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। 1 मिनट, रुकिएगा। क्लास 4 में हमने पढ़ा था जंतु और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है, तो कौन से कोशिकांग आपके जंतु में है, कौन से पादप में, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो पादप कोशिका होती हैं आकार छोटा और चौकोर होगा, इनका आकार बड़ा और गोल होगा। कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित होगी, इसमें अनुपस्थित होगी। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती, इसमें अनुपस्थित। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका के बारे में बताइए, कौन सा एक कथन सही है, कौन सा गलत है, फिर ये ऑप्शन बना करके देंगे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें लाइसोसोम क्या होता है, अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। कुछ को छोड़कर जैसे सब में पाया, मतलब ये देख सकते पर्णहरम किस में होता है, किस में नहीं। तो ये अंतर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और जो दोनों में उपस्थित हैं जंतु और पादप में दिया है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, जंतु कोशिकाओं में भी, पादप में भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होगा, गाल्जी उपकरण भी होगा, राइबोसोम होगा। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा किस में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि आपको पूरी 30 क्लासें हैं तो सबका एक ही मैराथन दे पाएँ। यहाँ पर जो कोशिका विभाजन है ये आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पिछले लेक्चर देखेंगे इसके लिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है कोशिका विभाजन, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, समसूत्री विभाजन क्या होता है, आसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, और किसी किसी में तो आपको इसकी पूरी स्टेजेस पढ़नी होती हैं दोबारा से। ठीक है, 2 स्टेजेस होती हैं इसकी, तो ये आप पिछले लेक्चर में ज़रूर देख लें। इसके बाद जो भी आपके सेशंस रहेंगे, जैसे ऊतक होता है तो उसका भी आपको एक मैराथन करवा देंगे, और जैसे ही इसका मैराथन होता है मतलब 1 से 2 घंटे की क्लास कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ऊतक के बारे में पूरी चीज़ें बता देंगे, और फिर हमारा जो आगे का कंटेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन हो गया आपका, इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। और फिर हम मानव शरीर के विभिन्न जो तंत्र हैं, मानव स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, और पिछले लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जा कर के आप ज़रूर देख लें। धन्यवाद।